मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं अपने देवर से शादी कर लूं ताकि मैं सारी संपत्ति की मालकिन बन जाऊं, लेकिन मेरी सास ने मेरे देवर की शादी एक भिखारन से कर दी जो दिमागी मरीज थी। मैं हैरान हो गई। फिर मैंने सोचा मेरा देवर तो इतना बड़ा डॉक्टर है, वो इसे तुरंत छोड़ देगा और फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। पर ताज्जुब की बात थी, मेरा देवर उस लड़की को देखते ही इतना खुश हो गया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया। मैं हैरान हो गई कि इसने इस दिमागी मरीज को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे किया। मैंने उसके कमरे में जाकर देखना चाहा तो अंदर की आवाजें सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो लड़की जोर जोर से मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मेरे पति की मृत्यु हो गई। मेरे माता पिता मुझे लेने आए, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं उन पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे माता पिता की हालत कुछ खास नहीं थी, पर मेरे ससुराल बहुत अच्छा था। मेरी सास के केवल 2 बेटे और एक बेटी थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद मुझे लगा कि मेरी सास को मेरी शादी मेरे देवर से कर देनी चाहिए, इसीलिए मैं उनका दिल जीतने की भरपूर कोशिश कर रही थी। रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर दबाती थी। इस घर में मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी सास का पसंदीदा खाना बनाती थी और मेरे ननंद के बच्चों को बहुत लाड़ प्यार करती थी। मेरी सास कहती थी, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे करण की बीवी भी तुम्हारी तरह ही अच्छी हो। तुम मेरे लिए मेरी बेटी की तरह हो। कोई बहू इतना नहीं करती जितना तुम करती हो। मैं मेरी सास को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी क्योंकि हमारे घर में मेरी सास की ही चलती थी। सब कुछ उनकी इच्छा के अनुरूप होता था। मेरा देवर अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई करने गया था। उसको वापस आने में केवल 3 महीने बाकी थे। मैं बहुत खुश थी। अब एक बार फिर से ये मेरा घर होने वाला था। मैं इस घर की मालकिन बनने वाली थी क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास हमेशा मेरी बात किया करती थी और हर काम में उन्हें केवल मैं ही याद आती थी। मैंने उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की थी, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि अब मैं अपने छोटे बेटे करण की शादी कर दूंगी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैं एक नौकरानी की तरह दिन रात इनके पीछे पड़ गई थी, लेकिन अब मेरी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली थी और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दे सकती। एक बार मैं और मेरी सास मंदिर में दर्शन के लिए गए तो हमने देखा कि एक पागल लड़की भीख मांग रही थी और सास उसके पास गई और उसे पूछने लगी कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई और यहाँ क्या कर रही हो, अब आप कहाँ रहते हैं। मेरी सास उससे बात करने नीचे बैठ गई थी और उसे माफ़ी मांग रही थी और उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। वो लड़की मेरी सास को नफरत भरी नज़रों से देख रही थी। मेरी सास उससे रो रो कर माफ़ी मांग रही थी और कह रही थी, तुम जो चाहोगी वही होगा, अब तेरी इच्छा पूरी होगी। मेरी सास उसकी शादी मेरे देवर से करने का कह रही थी। मैं हैरान हो गई कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे सख्त मना किया कि करण को इस बारे में अभी कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं ये देखकर हैरान रह गई। लड़की को देखकर मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था मेरी सास इस पागल लड़की से मेरे देवर की शादी क्यों कराना चाहती थी। और फिर मैंने अपने देवर को ये सारी बातें जाकर बता दी कि माँ आपकी शादी एक भिखारन से जो दिमागी मरीज है उससे कराना चाहती है, इस उम्मीद से कि मेरा देवर इस शादी से मना कर देगा और फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। मेरा देवर गुस्से से नीचे गया, पर जब उसने लड़की को देखा वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। देखते ही देखते मेरी सास ने उसकी शादी कर दी, लेकिन मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मेरी सास ने कहा, दोनों को मिलकर देवरानी जेठानी की तरह सारी जिम्मेदारियां निभानी होगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि पहले तो सिर्फ सास की और अब इस दिमागी मरीज लड़की को भी मुझे संभालने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं इसी सोच में डूबी थी कि मेरी सास ने कहा, तुम मेरे पास आओ। मुझे अपनी सास के पास जाने की कोई इच्छा नहीं थी। मेरा दिल उनके पास बैठने को तैयार ही नहीं हो रहा था। मैं ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाने का सोच रही थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मुझे ना चाहते हुए अपनी सास के पास बैठना पड़ा। मेरी सास कहने लगी, मैं तुम्हें इस शादी के पीछे का राज बताती हूँ। ये तब की बात है जब करण अमेरिका नहीं गया था। उसने मुझे बताया था कि वो हमारी गली में रहने वाली एक लड़की से प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मुझे उस लड़की के घर जाकर शादी के लिए उसका हाथ मांगना चाहिए। वो लोग बहुत गरीब थे, इसीलिए मुझे वो लड़की अपने करण के लिए पसंद नहीं थी। मैं लड़की के माता पिता के घर गई और उनसे कहा कि आपकी बेटी को समझाए कि वो मेरे बेटे से दूर रहे, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं आप जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। आपकी बेटी की नज़रें मेरे बेटे के पैसे पर है, इसीलिए आपकी बेटी ने मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसाया है।
उस लड़की ने करण को फोन करके सारी हकीकत बता दी। करण मुझसे इस कदर नाराज हो गया कि उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। उसने खाना पीना सब त्याग दिया। फिर मैंने सोचा ये गरीब लोग हैं, इन्हें गांव से निकाल दूंगी तो ये मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाएगी और फिर वो इसे मेरे खिलाफ भड़का नहीं पाएगी। फिर धीरे धीरे करण भी उसे भूल जाएगा। मैं उस लड़की के घर गई। मैंने उस लड़की की बहुत बेइज्जती की और उसके माता पिता के मुंह पर पैसे दे मारे और कहा इसे लो और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चले जाओ। उस लड़की ने तभी मुझे गुस्से से कहा कि सारे रिश्तों का मोल पैसे से नहीं किया जा सकता। हम गरीब जरूर हैं पर मैं अपने माता पिता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं, आप हमारा पीछा नहीं करना। और हाँ, मैं नहीं बल्कि आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा था। मैंने उसे कहा था मैं उससे शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं जानती थी आप ऐसा कभी नहीं होने दोगी, क्योंकि आप अपने बच्चे की खुशी से ज्यादा आपके पैसे रुतबे की कदर करते हैं। आपको आपके बच्चों की खुशी की परवाह नहीं है। और आपका बेटा मुझसे हमेशा कहता था कि मेरी माँ को समझाना मेरी जिम्मेदारी है, उसकी चिंता तुम मत करो, वो मेरी माँ है और उन्हें मेरी खुशी से खुशी मिलती है। पर मुझे लगता है कि अब करण की गलतफहमी दूर हो गई होगी। मैंने उसे कहा तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है और जितना जल्द हो सके अपना सामान बांधो और यहाँ से निकलो। उसके पिता की तबीयत खराब थी पर मैंने इस सब की कोई परवाह नहीं की। मैंने सोचा कि कुछ नहीं होगा, थोड़े टाइम ये सब चलता रहेगा और वक्त के साथ करण इस बारे में भूल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। करण ने खाना पीना छोड़ दिया था। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि जब तक मैं उस लड़की यानी रिद्धि की शादी अपने बेटे से नहीं कराती तब तक मेरे बेटे की हालत ठीक नहीं होगी। करण नहीं जानता था कि मैंने उन्हें इस गांव से निकाल दिया है। मैंने करण से कहा कि मैं उनकी शादी के लिए तैयार हूँ। मैं उनके घर गई पर वो लोग उसी रात घर छोड़कर चले गए थे। मैं दोबारा घर आकर करण को सारी हकीकत बता दी। करण मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हो गया था। मैंने उसे कहा मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं तुम्हारी शादी रिद्धि से करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि रिद्धि और उसका परिवार कहाँ चले गए हैं। उनका नंबर भी बंद है। बाकी किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए। उसके बाद करण ने उन्हें लगभग 9 महीने तक ढूंढा पर करण को रिद्धि कहीं नहीं मिली। करण को यकीन हो गया अब वो दोबारा उसे कभी नहीं मिल पाएगा। करण ने फैसला किया कि वो इस देश को छोड़कर चला जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। मैं बहुत परेशान हो गई। अगर मैंने करण की शादी रिद्धि से करवा दी होती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाता। मैंने करण को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरी बात से सहमत नहीं हुआ। उसने मुझे कहा मैं बिना रिद्धि के यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकता, मुझे हमेशा के लिए अब उसके बिना जीना होगा। वो बहुत रो रहा था। मैंने अपनी जिद के आगे अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरी वजह से उसकी आंखों में ये आंसू थे। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। इसके बाद करण अमेरिका चला गया और मैंने सभी रिश्तेदारों को कहा किसी को रिद्धि अगर कहीं दिखे तो मुझे जरूर बताना। उन लोगों को भी पता नहीं था कि रिद्धि और उसके घर वाले कहाँ चले गए हैं। मैं रोज मंदिर जाती थी और भगवान से प्रार्थना करती कि मुझे जल्दी से जल्दी रिद्धि से मिला दे। और उस दिन जब हम दोनों मंदिर गए मेरी प्रार्थना पूरी हो गई। मुझे रिद्धि दिख गई। उसकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी। बाद में मुझे पता चला जिस रात वो लोग गांव छोड़कर निकले उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। उसमें उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। रिद्धि इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उसके दिमाग को बहुत गहरी चोट पहुंची और वो एक दिमागी मरीज बन गई। जिस वक्त मैंने फैसला किया था कि मैं करण की शादी रिद्धि से करूंगी उस वक्त काफी देर हो गई थी और मेरी वजह से रिद्धि ने अपने माता पिता को खो दिया और उसके साथ ही वो एक दिमागी मरीज भी बन गई। पर अब मैं इसके साथ और कुछ बुरा नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने इसकी शादी करण से करा दी। रिद्धि को वापस अपनी जिंदगी में देखकर कई अरसों के बाद मैंने अपने बेटे के चेहरे पर मुस्कान देखी है। और बेटा, मैं जानती हूँ तुम करण को लेकर क्या चाह रखती थी, लेकिन तुमने जो मेरी बेटी से बढ़कर सेवा की है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लूंगी और तुम्हारी शादी उसके साथ कर दूंगी और अपनी संपत्ति के हिस्से करके तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगी ताकि तुम भी अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सको। मेरी सास की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई थी। मेरे मन में पैसों का लालच कितना बढ़ गया था। मैंने पैसों के आगे परिवार का प्यार भी नहीं देखा। अगर वो चाहते तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे घर वापस भेज देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपने पास रखा। उस समय मैंने अपनी सास से कहा कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। करण को इतनी मुश्किल से उसका प्यार मिला था और अब मैं उसके और उसके परिवार की मुसीबतें और नहीं बढ़ाना चाहती। मेरे सबसे कमज़ोर समय में मेरी सास ने मुझे माँ की तरह संभाला था। मेरी सास ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने मेरी सास से कहा,
मैं करण को उसके कमरे में खाना दे दूंगी और आप चिंता मत करो, मैं रिद्धि का भी ख्याल रखूंगी। मैं खाना लेकर करण के कमरे की तरफ गई तो करण अपने अमेरिका के दोस्तों से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो उनसे रिद्धि की हालत को लेकर सलाह मशवरा कर रहा था। उसके दोस्तों ने कहा कि अमेरिका में बहुत सी सुविधाएं हैं जिससे धीरे धीरे रिद्धि की हालत में सुधार आ सकता है और वो फिर से नॉर्मल हो सकती है। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि मैंने दूसरी शादी ना करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैंने अपनी सास को ही अपनी माँ समझकर उनकी सेवा करने का फैसला कर लिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यदि रिद्धि की हालत सुधर जाएगी तो मेरी सास अपने आप को पूरी तरह से माफ़ कर पाएगी और हम एक खुश परिवार की तरह रह पाएंगे। तो ये थी आज की हमारी कहानी, जो हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी चीज़ें हमारी सोच से अलग हो जाती है, पर हमें खुशियों को नई और अद्वितीय रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। कभी कभी खुशियाँ हमारे आसपास ही छिपी हो सकती है और हमें उन्हें ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और खुशियों का असली मतलब सिर्फ खुद की मनोकामना पूरी करना नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी में निस्वार्थ रूप से खुश होना भी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, और कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपकी कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।